नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा महासमुंद पहुंचे, जहां पर इस दौरान हेलीपैड पर लोकसभा क्षेत्र की सांसद रूप कुमारी चौधरी, विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, बसना विधायक संपत अग्रवाल, येतराम साहू, अन्य जनप्रतिनिधि सहित कलेक्टर विनय कुमार लंगेय, पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने आत्मीय स्वागत किया। और बताया जा रहा है कि स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अन्य राज्य के हितग्राहियों से चर्चा कर रहे हैं। जिले में 10,850 स्वामित्व कार्ड बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री की ओर से महासमुंद में स्वामित्व कार्ड वितरण किया जाएगा। तस्वीरें आपके सामने महासमुंद से हैं। देखिए किस तरीके से राजस्व जो मंत्री हैं वहां, और साथ ही हेलीपैड पर सीएम का स्वागत कतार लगाए हुए वहां पार्टी के नेता और लोग ने हेलीपैड पर स्वागत किया। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान हेलीपैड पर लोकसभा क्षेत्र की सांसद रूप कुमारी चौधरी, विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, बसना विधायक संपत अग्रवाल के साथ साथ तमाम जनप्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहे। और बता दें कि स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अन्य राज्य के हितग्राहियों से चर्चा कर रहे हैं। उधर राजधानी रायपुर के कुशवाहा ठाकरे परिसर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचन कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। सभी कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, साथ ही मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज इस मंच पर एकजुट हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा भी की, जिसका जायजा लिया हमारी संवाददाता छाया जायसवाल ने। परिसर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर देख सकते हैं आप मेरे पीछे कि किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया यहां पर आज रखी गई है और बहुत ही वृहद कार्यक्रम भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित किया गया है। आपको बता दें आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा यहां पर होगी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समेत पूरे मंत्रिमंडल यहां पर धीरे धीरे पहुंच रहा है और लगातार कार्यकर्ताओं की भीड़ लगातार देखी जा रही है कि सभी यहां पर पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ताओं की भीड़ लगातार उमड़ रही है और आप देख सकते हैं कि भाजपा प्रदेश कार्यालय को बहुत ही अच्छे तरीके से सजा लिया गया है और क्योंकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की ये प्रक्रिया है जिसको बहुत ही धूमधाम से एक पर्व के रूप में भाजपा मनाती है और बहुत से लोग यहां पर मौजूद हैं, पहुंच रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि निर्वाचन की प्रक्रिया भी कल ही शुरू हो चुकी थी। कल देर शाम निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कर ली गई, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान में है किरण सिंह देव, उनके नाम की 3 बार पर्ची निकल कर आ रही है। तो माना जा रहा है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर से किरण सिंह देव ही बन सकते हैं और लेकिन आज फाइनल इसके नाम की घोषणा की जाएगी। विनोद तावड़े महामंत्री वो यहां पर पहुंच चुके हैं, कल देर शाम ही वो पहुंच चुके थे और आज उनके नामों की घोषणा कर ली जाएगी। तो आप कार्यकर्ता भी हैं यहाँ पर बहुत सारे हैं, उनसे भी बातचीत करके जानेंगे कि किस तरीके से पूरा कार्यक्रम है वो आयोजित होने वाला है। सर, आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता महापर्व संपन्न होते होते अब भारतीय जनता पार्टी के मंडल इकाई से लेकर के बूथ इकाई के बाद में जिला इकाई या प्रदेश इकाई का गठन होने जा रहा है। आज प्रदेश अध्यक्ष का विधिवत निर्वाचन संपन्न होगा, जिसकी घोषणा भी होना बाकी है, जिनके भी नेतृत्व में प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम सब काम करते हैं। आज उनके अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हो रहे, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, माना जा रहा है कि किरण सिंह देव फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, तो किस तरीके? सामान्य रूप से कल जो 3 फॉर्म आए उसमें एक ही नाम आया है, माननीय किरण देव सिंह जी, वो विधिवत रूप से। तो आप देख सकते हैं कि वर्तमान में जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण सिंह देव, उनकी 3 बार नामों की घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है और लगातार 3 बार उनका नाम सामने आ चुका है। तो माना जा रहा है कि पूरी संभावना है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर से किरण सिंह देव को ही मनाया जाएगा। तो तैयारियां पूरी है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर पहुंचेंगे और कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत की जाएगी और इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा आज
कर ली जाएगी। तो आज पूरी तैयारी इसके लिए कर ली गई है और जो है महामंत्री हैं विनोद तावड़े वो भी पहुंच चुके हैं राजधानी रायपुर। कल देर शाम ही वो पहुंच गए थे और आज जो है नाम की घोषणा, फाइनल अनाउंसमेंट वो करने जा रहे हैं। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में संपन्न हुई और सर्वसम्मति से एक बार फिर किरण सिंह देव को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया है। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की है। मामले पर कांग्रेस के एक बयान जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए कई नाम थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ही व्यक्ति को बार बार प्रदेश अध्यक्ष बना रही है। और इस मामले पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि हमारी पार्टी में सर्वसम्मति और सभी के समर्थन से सब कुछ तय होता है। कांग्रेस के जैसा नहीं है कि घर के व्यक्ति ही प्रदेश अध्यक्ष बना दिए जाए। अपनी पार्टी का लोकतंत्र देख ले भाई, वहां तो वंशज तय कर देते हैं, जो घर में पैदा होता है वो प्रदेश का अध्यक्ष हो जाता है। हमारे यहाँ सर्वसम्मति जब बनी है तब एक नाम तय हुआ है और बूथ से लेकर के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, बूथ में, मंडल में, जिले में, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्वाचन हुआ है। उधर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पत्रकार वार्ता कर ईवीएम से निकाय चुनाव होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब वीवीपैट ही नहीं तो ईवीएम से ही चुनाव क्यों कराया जा रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव का उन्होंने समर्थन किया है। इस मामले पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये केवल हारने का डर है, कांग्रेस हार से डरी हुई है और इसीलिए ईवीएम पर सवाल खड़े करने लगती है। वो हारने का भय सताने लगा है, मैं पक्का समझ सकता हूं। जब जीतते हैं कहीं पर तब नहीं कहते हैं इन बातों को, हार जाते हैं या हारने का भय होता है तो ऐसी बात करना शुरू करते हैं। चैलेंज करें, टेक्निकली करें, कोर्ट में करें, स्पष्ट करें। आज तक कोई कोर्ट में नहीं गया, आज तक ईवीएम मशीन के लिए किसी ने चैलेंज नहीं किया, टेक्निकली उसको डिफॉल्ट करके नहीं दिखाया। अब फिर से वही बात। उधर प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान तोड़ने के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ठंड में सरकार गरीबों के मकान को तोड़ने का काम कर रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री को बोलने का अधिकार ही नहीं है। उन्होंने बहुत ही सोच समझकर इस विषय पर बोलना चाहिए और हम गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार प्रधानमंत्री आवास गांव में जनता को मालूम है कि इसमें कितना काम हो रहा है। तो प्रधानमंत्री आवास के विषय पर तो उनको बोलने का हक और अधिकार ही नहीं है। जिनके मंत्री ने खुद इस्तीफा दिया ये कहकर कि मैंने बार बार मुख्यमंत्री जी से कहा कि प्रधानमंत्री आवास गरीबों को दे दिया जाए, उनके राज्यांश की राशि जारी कर दी जाए, मुख्यमंत्री ने नहीं किया। मैं अपना पद छोड़ता हूं करके जिन्होंने मंत्रालय छोड़ दिया और जिन्होंने 18 लाख आवास गरीबों के रोक कर रखे रहे, अभी जब सरकार आई है तो लोगों को, भाई गांव में जनता को मालूम है उनका आवास आ रहा है। अब भूपेश जी को नहीं मालूम है तो एक अलग मामला है। तो भूपेश बघेल जी को बड़ी स्पष्टता के साथ इस बात को रखना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास पर तो वो बोलना ही नहीं चाहिए उनको। उधर राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन में अनुबंध निष्पादन समारोह का आयोजन किया गया और मुख्य रूप से एमओयू साइनिंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें तकनीकी शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण विभाग छत्तीसगढ़ शासन का एमओयू मुख्य रूप से किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने की। उनकी उपस्थिति में ये एमओयू साइनिंग कार्यक्रम संपन्न हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप भी उपस्थित रहे। इस दौरान जो है उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्य रूप से 3 एमओयू साइन हुए हैं और साथ ही उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए बेहद ही लाभकारी सिद्ध होगा। चाहता हूं टेक्निकल एजुकेशन छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत माननीय विष्णुदेव साय जी की प्रेरणा से आईटीआई जो काम कर रहे हैं, जितने पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं और जितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 3 बातें। पहला तो यह है कि इनके पंजीयन की जो पुरानी प्रक्रिया थी, पंजीयन कार्यालय में जाकर के, रोजगार कार्यालय में जाकर के इनको ऑफलाइन पंजीयन करना होता था, वो समाप्त करके एक एप्लीकेशन सीजी रोजगार बना करके उसमें सबका पंजीयन किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अपना टेक प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसके पास 6 करोड़ ऐसे डाटा है कि
जिसमें किसको काम करना है और कहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी है। ये दोनों ही बातें उनके अपने लोकेलिटी के हिसाब से, जहां के वो रहने वाले हैं उस हिसाब से उनके पास है। तो उस कंपनी से हमने अनुबंध किया है, वो ये कह के कि हमारे इन स्टूडेंट्स को भी हम आपकी कंपनी से जोड़ करके और इनको भी हम जॉब प्रोवाइड करा सके। तो जितने भी ITI हैं, पॉलिटेक्निक हैं और इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इन सारे के स्टूडेंट्स जो पास आउट हो चुके हैं और जो अभी हैं, इन सबको मिला करके हम इनका पंजीयन अपना टेक में करा करके और अपना टेक के जो 6 करोड़ डाटाबेस है उसका यूज छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए करना चाहते हैं। मैं सोचता हूं कि अच्छी मात्रा में हमारे लोगों को वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। और इनसे ये भी कहा है कि भाई साल दर साल आप हमको स्पष्ट करेंगे। साथ ही साथ विशेष बात यह है कि इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार का एक पैसा भी नहीं लगना है, ये पूरी की पूरी कंपनी अपनी तरफ से करेगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण MOU हमारा हुआ है, वो हुआ है CII के साथ। iHub जो टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से बन रहा है, iHub जो जिसमें इनोवेशन को मूर्त रूप देने के लिए, इनोवेशन में जो आपकी कल्पना है उसको धरातल पर उतारने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है, उसमें जब वो कुछ बन जाता है प्रोटोटाइप, तो उसका अनुबंध विभिन्न कंपनियों के साथ करके और उसको कमर्शियल प्रोडक्शन उसका किया जा सके, इसके लिए CII के साथ एक MOU हुआ है। तीसरा एक बड़ा MOU है CSR वर्क्स से। IBM जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन सबसे पुरानी संस्था है, वो सर्टिफिकेशन कोर्स कराएगी और सर्टिफिकेशन कोर्स करा करके जो कोर्स करेंगे उनके लिए कम से कम 10% का प्लेसमेंट वो हमको देंगे, ऐसी उनसे बात हुई है। तो ये सर्टिफिकेशन का कोर्स करा रहे हैं, उसके लिए भी राशि किसी को नहीं लगनी स्टूडेंट्स को या डिपार्टमेंट को या गवर्नमेंट को कोई राशि नहीं भुगतान करनी है, ये भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। तो ऐसे 3 MOU हुए जो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन है। उधर छत्तीसगढ़ में शहीद स्मारक भवन रायपुर में MOU साइनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया। छत्तीसगढ़ में iHub बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है, जिसमें iHub ने यंग इंडिया ग्रुप के साथ MOU साइन किया है। यंग इंडियन ग्रुप के अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने बयान देते हुए बताया कि पूरे प्रदेश भर से 8000 से ज्यादा मेंबर हमारे हैं और इस MOU से छत्तीसगढ़ के युवाओं को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। इंडियंस रायपुर छत्तीसगढ़, CII का यूथ विंग है यंग इंडियंस। तो विजय शर्मा सर के उपलक्ष्य में हमने iHub के साथ MOU किया है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एक स्टेट इंक्यूबेटर लेके आ रहा है छत्तीसगढ़ में iHub। तो वो यंग इंडियंस कम्युनिटी जो देश भर में प्रसिद्ध है, हमारे अप्रॉक्सीमेटली 8000 से प्लस मेंबर्स हैं पूरे इंडिया में, रायपुर में भी 250 प्लस मेंबर हैं। हम एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन में बहुत जोर शोर से काम करते हैं। सारे मेंबर्स विभिन्न इंडस्ट्रीज के ओनर्स हैं, मालिक हैं, अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग फील्ड में सारे मास्टर्स हैं। तो हम छत्तीसगढ़ की जो युवा है उनके आइडियाज हैं उनको हम मेंटरशिप देंगे, वो आइडियाज को इनोवेट करते हुए उनको पिच रेडी बनाएंगे, एक सक्सेसफुल बिजनेस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये आइडिया iHub और यंग इंडियंस के बीच में ये कोलैबोरेशन हुआ है। उधर रायपुर में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के निवास स्थान में DBT के माध्यम से श्रमिकों के खाते में राशि हस्तांतरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने जो है इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद हुए उन्होंने 31 करोड़ 81 लाख रुपए DBT के माध्यम से राशि हस्तांतरित की और श्रमिकों के खाते में सीधे राशि का अंतरण हुआ है। और साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जनता को सभी योजनाओं का लाभ मिलता रहे और इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोगों को योजनाओं का लाभ मिले और इसलिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 68 प्रकार की योजनाएं हमारे विभाग में चलती हैं, हर योजना का समय पर लाभ मिल सके और इसके लिए मुख्यमंत्री भी लगातार काम कर रहे हैं। श्रमिकों को 31 करोड़ 81 लाख रुपया उनके खाते में ट्रांसफर किया गया है। देखिए, अब उसमें अलग अलग तो मैं अभी आंकड़ा नहीं निकाला हूं, अब विभाग से निकालना पड़ेगा। बाकी जो भी पंजीकृत हैं सब हैं, उनको लिए है। हाँ, अभी आगामी स्कूल सत्र से ये प्रारंभ हो जाएगी और पहले हम लोग अभी थोड़ा कम संख्या में कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे उसको जैसा हम लोगों को
सुझाव प्रस्ताव मिलेगा और कैसा हम लोग को सफलता मिलता है उसके हिसाब से आगे और बढ़ने का प्रयास करेंगे। कम संख्या में कर क्या कोई क्राइटेरिया तय की गई है कि अभी शुरुआत में 1000-1200 की संख्या लगभग आएगी अभी शुरुआत में। उसके बाद में जैसा सफलता मिलेगा, क्योंकि शुरुआती योजना है, उसमें हम लोग को कितना सफलता मिलता है उसके बाद में और आगे बढ़ेंगे हम लोग। चयन कैसे करेंगे? आवेदन आएगा, उनको जो उनका प्रतिशत रहता है परीक्षा, और उसमें जैसे एकलव्य विद्यालय, नवोदय विद्यालय महोत्सव पद्धति से किया जाए। उधर रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने रेड क्रॉस सभाकक्ष में चौपाल लगाकर कलेक्ट्रेट में अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक भी किया है। साथ ही अपराध से बचाव के भी टिप्स दिए गए हैं। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि कलेक्ट्रेट कार्यालयों में अब कर्मचारियों की निष्ठा ऐप के माध्यम से अटेंडेंस की अनिवार्यता होगी और आपको बता दें कि कर्मचारी मोबाइल के माध्यम से भी अपनी अटेंडेंस लगा सकेंगे। साथ ही कार्यालय में भी ऐप के माध्यम से कर्मचारी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। अगले सप्ताह से निष्ठा ऐप से जो है उपस्थिति अनिवार्य हो जाएगा। उधर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी की 29वीं वाहिनी और नेहरू युवा केंद्र कांकेर के संयुक्त प्रयास से 16वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 40 युवाओं को अहमदाबाद गुजरात के लिए कोंडागांव से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आईटीबीपी 29वीं बटालियन के अनुसार ये युवा नेलवाड़ और फरसगांव, झारा, छोटे डोंगर और धनौरा जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से चयनित किए गए हैं। उन्हें पहले कांकेर तक बस के माध्यम से लाया गया, जहां से वे भारत भ्रमण के लिए अहमदाबाद रवाना हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी युवाओं को विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक अनुभव प्रदान कराना है, ताकि ये अपने सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्वों को बेहतर तरीके से समझ सकें। साथ ही कार्यक्रम के दौरान आईटीबीपी 29वीं वाहिनी के कमांडेंट दुष्यंत राज जायसवाल ने बताया कि बल का मुख्य उद्देश्य न केवल सुरक्षा प्रदान करना है, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे ग्रामीणों के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देना है। उधर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के माध्यम से स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए वित्तीय और साइबर ठगी से बचाव के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन रेड क्रॉस सोसाइटी सभाकक्ष में किया गया। इस कार्यशाला में कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने महिलाओं को साइबर ठगी से सावधान रहने और जागरूक रहने के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जब गलत काम नहीं किया तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लुभावने फोन कॉल से बचें और ऐसी घटनाओं की शिकायत नजदीकी थाने में करें। कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप ने पैसे के सदुपयोग के बारे में चर्चा की और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता जताई है। उधर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ब्लॉक फरसगांव के उपाध्यक्ष पूर्व सैनिक हवलदार बलदेव राम नेताम का आकस्मिक निधन हो गया। बलदेव राम नेताम का अंतिम दाह संस्कार उनके पैतृक गांव नीराबेड़ा धनौरा में किया गया। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव के पदाधिकारियों और सदस्यों ने पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय ध्वज ओढ़ाकर सलामी दी और तत्पश्चात जो है राष्ट्रीय ध्वज उनकी धर्मपत्नी को देकर उन्हें सलामी दी गई। बता दें कि बलदेव राम नेताम 30 अप्रैल 2022 को भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होकर गए थे। बलदेव राम नेताम नम्र और मिलनसार और पश्चिमी यहाँ पर परिश्रमी व्यक्ति देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि उन्हें फरसगांव ब्लॉक उपाध्यक्ष का दायित्व भी किया और उन्होंने दायित्व का बहुत अच्छे से निर्वहन किया। उनकी ओर से प्रतिदिन आदर्श स्कूल मैदान में युवक और युवतियों को निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण दिया गया। वहीं बलदेव राम नेताम के दाह संस्कार कार्यक्रम में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के संरक्षक और बस्तर संभाग प्रभारी जिलाध्यक्ष ग्रामीण और सैकड़ों आमजन शामिल हुए। उधर विकासखंड माखड़ी के ग्राम पंचायत बबई में 3 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामवासी और क्षेत्रवासियों ने हिस्सा लिया। ग्राम के युवा, बुजुर्ग और बच्चे महिलाएं श्री राम कथा रूपी मंदाकिनी की अविरल धारा में डुबकी लगाकर जीवन सार्थक बना रहे हैं। राम कथा में क्षेत्र की विधायिका और बस्तर विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष लता उसेडी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में श्री राम कथा के में पहुंचकर पूजा अर्चना कर क्षेत्र के खुशहाली के लिए कामना की। साथ ही भक्ति सागर में श्री राम कथा भी सुनी।
उधर कोंडागांव के शासकीय गुंडाधर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एनसीसी बटालियन परचनपाल से जो है सूबेदार मेजर धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक सेवा दिवस और सेना दिवस संयुक्त रूप से मनाया गया और ये कार्यक्रम देश के पूर्व सैनिकों के निस्वार्थ कर्तव्य और बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय की महिला एनसीसी यूनिट के केयरटेकर नेहा बंजारे ने की और साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला कोंडागांव से जो है मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष सूरज यादव और उपाध्यक्ष अजनेर लकड़ा, सचिव उमेश साहू और कोषाध्यक्ष सोमेश्वर भारती और एनसीसी परचनपाल से पीआई स्टाफ सूबेदार विनोद कुमार उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सीआर पटेल सर ने अपने उद्बोधन में सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक सेवा दिवस पर चर्चा की और उन्होंने सभी शहीदों के बलिदान और प्रथम जनरल एम करियप्पा के त्याग के बारे में बताया और उनके त्याग और संघर्षों को नमन किया। उधर रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देशन पर आबकारी विभाग अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में 16 जनवरी को मुखबिर की सूचना पर ग्राम नरदहा में आरोपी आशुतोष उर्फ अमन साहू के कब्जे से 490 पाव देसी मदिरा मसाला और राहुल साहू की ओर से जो है 2 पहिया वाहन से अवैध मदिरा और परिवहन करते हुए उसके कब्जे से 170 पौवा देशी मदिरा मसाला जब्त किया गया है। फिलहाल आगे की जांच जारी है। उधर रायपुर में ऑटो एक्सपो 2025 का शुभारंभ साइंस कॉलेज मैदान में किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और उन्होंने इस ऑटो एक्सपो का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम 1 महीने तक चलेगा, जिसमें यहां से खरीदी पर 50% की आरटीओ करने पर छूट भी दी जाएगी। कार्यक्रम में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल सहित रायपुर के 4 विधायक भी मौजूद रहे और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी प्रदेशवासियों से अपील की कि यहां पर आकर खरीदी करें और विशेष छूट भी पाएं। आठवां ये एक्सपो है और ये छत्तीसगढ़ में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पिछले वर्षों में देश में सबसे ज्यादा ग्रोथ 18% ग्रोथ छत्तीसगढ़ में हुआ था और मुख्यमंत्री जी ने इसमें छूट दी है इस साल। तो ऐसा लगता है कि जो पिछले साल का रिकॉर्ड है 10,000 व्हीकल का, उसको बढ़ा के 20,000 व्हीकल तक बिकेगा और स्टेट के स्टेकर में पैसे आएंगे, यानी पहले से ज्यादा दुगना जीएसटी और दूसरे टैक्सेस पैसा मिलेगा। तो ये बिजनेस भी बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है और उसका कारण यही है कि मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में नई योजना शुरू की है। वो मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना 2100 रुपया क्विंटल में धान खरीद रहे हैं, 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं, 150 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होगी, करीब करीब 50,000 करोड़ किसानों के पास पैसा जाता है। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होती है और ऑटो और ये जो 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स की बिक्री बढ़ रही है और छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशानुसार प्रत्येक प्लेसमेंट कर्मचारियों की ईपीएफ राशि नियमित रूप से उनके ईपीएफ खाते में जमा किया जाना है और साथ ही प्लेसमेंट कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारजनों और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए नगरपालिका परिषद कोंडागांव के प्लेसमेंट कर्मचारियों और उन पर आश्रित परिवारजनों को निःशुल्क कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से ई पहचान कार्ड नगरपालिका परिषद कोंडागांव के अध्यक्ष जसकेतु उसेडी द्वारा वितरित किए गए ई पहचान पत्र से प्लेसमेंट कर्मचारियों और उन पर आश्रित परिवारजनों को जो है निःशुल्क दवाई और स्वास्थ्य परीक्षण सुविधा का लाभ मिलेगा और ई पहचान कार्ड से प्लेसमेंट कर्मचारियों और उनके आश्रितों के इलाज में लगने वाले व्यय की बचत होगी। बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए साधना प्लस।